तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के बायोलॉजी जीव विज्ञान का हम लोग शुरुआत किए हैं। इस जीव विज्ञान में हम लोग सब पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैव प्रक्रम को। पहले चैप्टर में हम लोग ये भी देखे कि जैव प्रक्रम क्या है, आपको अच्छे से बता दिया गया है। वहीं जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग 4 पार्ट में जैव प्रक्रम को बांट के पढ़ेंगे, जिसमें आपको पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, इन चारों चीज़ को पढ़ना है। हालांकि हम पोषण का शुरुआत कर दिए हैं। पोषण के पार्ट 1 वीडियो में आपको बता दिए कि पोषण क्या है, स्वपोषी परपोषी क्या है, वहीं आपको प्रकाश संश्लेषण क्या है। इन सारे विषय बिंदु पर चर्चा आपको पार्ट 1 वीडियो पोषण पार्ट 1 में कर दिए हैं। पोषण पार्ट 2 में जो आज हम लोग अध्ययन करेंगे वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र क्या है। हालांकि क्वेश्चन 10th क्लास में पूछ लिया जाता है कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है। पाचन तंत्र का मतलब होता है वैसा मशीन जो भोजन को पचाने का काम करे, उसी को हम क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र। सर, भोजन को पचाने का काम कौन कौन करता है? तो भोजन को पचाने का काम आपको देखा जाए तो बॉडी के अंतर्गत आप कहेगा हाथ भोजन को पचाने का काम करता है क्या? पैर, कान, ये सब भोजन को पचाने का काम नहीं करता है। भोजन का शुरुआत आपको मुख गुहा से होती है, यहाँ से, और अंतिम पार्ट आपको गुदा तक जाता है। तो मुख गुहा से लेकर के गुदा तक के सारे पार्ट को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, पाचन तंत्र को कहेंगे। हाँ, हालांकि हम पाचन तंत्र को 2 भाग में अलग अलग बांट के अध्ययन कर लेंगे। डिफिनीशन में कैसे पूछते सर, यहाँ लिख दिए हैं, इस विशेष के आप लोग खुद इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। वैसा अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करता है उसे सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र का मूल काम है जटिल अर्थात कम्प्लेक्स भोजन को क्या करना, पचा देना। ठीक है, पाचन तंत्र को 2 भागों में बांट के अध्ययन कर रहे हैं। एक है आपका आहार नल और दूसरा है आपका ग्लैंड अर्थात पाचन ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। आहार नल क्या होता है सर जी? आहार नल कहने का सेंस यानी बॉडी में पाचन तंत्र को जो 2 भाग में बांटे, एक का काम होता है भोजन को तोड़ना। ठीक है, किसी का काम है जल का अवशोषण करना, किसी का काम है भोजन को एकदम पीस देना, और इनको पचाने के लिए, इनको पीसने के लिए, इनको तोड़ने के लिए जो ऊपर से आपको केमिकल दिया जाता है वो आपको ग्लैंड बोले तो ग्रंथि से निकलता है, जिसको हम ग्रंथि कहते हैं। इसलिए इनको 2 भागों में बांट के अंदर अध्ययन करते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि आहार नाल क्या है। आहार नाल यह मुख्य गुहा से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, गुदा तक जाती है। पाचन के समय ये भोजन आहार नाल में ही रहता है। हालांकि परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि पाचन के समय भोजन कहाँ रहता है, आहार नाल में, और आहार नाल की लंबाई कितनी है, तो 32 फीट होती है। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है, इनको भी थोड़ा ध्यान रखना है। आहार नाल के अंतर्गत आपको मुख गुहा, ग्रासनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, इनको याद रखना है। फिर से, मुख गुहा, ये हो गया मुख गुहा, यहाँ से यहाँ तक की पार्ट को हम लोग ग्रासनी बोलेंगे। ग्रासनी के बाद हो जाता है आमाशय यानी अपना पेट कहा जाए। इस पेट के अंतर्गत छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है, नहीं, उसके बाद आपको मलाशय आता है, लास्ट में आपको गुदा होता है। पूछ भी लिया जाता है कि पाचन तंत्र में जो आहार नल के अंतिम पार्ट क्या है, तो वो गुदा है, और प्रारंभिक पार्ट क्या है, तो आपका मुख गुहा है। और कई बार ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भोजन का पाचन का शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से होती है। इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वहीं आपको हम लोग यहाँ पे पाचन ग्रंथि को भी देखेंगे। वैसा ग्रंथि जो भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करता है, वही आपका क्या है, पाचन ग्रंथि है। और पाचन ग्रंथि के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपको लार ग्रंथि आता है, लीवर यकृत आता है, पित्ताशय आता है, अग्नाशय आता है। ये सब आपको पाचन ग्रंथि के अंतर्गत आता है, जो एंजाइम निकालने का काम करता है। और यही एंजाइम कड़ी से कड़ी भोजन को भी इसको पीसने में, इसको गलाने में सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ स्टार में दे दिए हैं कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख गुहा से, और यह छोटी आंत में जाकर के पूर्ण हो जाती है। और बड़ी आंत का जो मूल काम है वो जल को अवशोषण करना। क्योंकि हम अगर ऑन राइटिंग में आपको बताते चलेंगे पढ़ाते हुए तो थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो जाता है, इसलिए थोड़ा वीडियो रोक रोक करके हमको लिखना पड़ता है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। तो हम लोग लिखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक को, मुख गुहा क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मुख गुहा क्या है। हम तो पहले ही बता दिए हैं कि पाचन का जो शुरुआत होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, आपको मुख गुहा से। कई बार आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मुख गुहा एक खाली जगह है, और इन खाली जगह में अपना क्या क्या पाया जाता है, इनको फिर थोड़ा ध्यान रखिए। क्या क्या है अपने मुख गुहा में? एक जीव है, अपने मुंह में ये जीव हो गया, और ये जो है ये बत्तीसी 32 दांत हो गया। और क्या है,
ग्रंथि है लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अपने मुख गुहा जो खाली है इसमें कौन कौन पार्ट है? तो मैंने जीभ बताया, 3 जोड़ा लाल ग्रंथि बताया और लार ग्रंथि बताया, लाल नहीं, और 32 आपका क्या है? दांत है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जो हम शुरुआत कर रहे हैं लार ग्रंथि यहीं पर निपटा लेते हैं। हालांकि मुख गुहा आहार नाल के अंतर्गत आता है और ये लार ग्रंथि आपको पाचन ग्रंथि के अंतर्गत आता है। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि दोनों को हम मिक्स करके पढ़ा देंगे, इन्हें कि दोनों को आप अलग अलग बता देंगे, क्योंकि मुंह में तो मुंह के सारा पार्ट को थोड़ा देख लेते हैं। लार ग्रंथि को पढ़ेंगे, इसमें प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर आपका लार निकलता है। हालांकि परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि लार का पीएच मान क्या है, तो लार का पीएच मान 2 दृष्टि से याद करिएगा। एक होता है क्या है कि आपको खाना खाने से पहले अर्थात सुबह सुबह जो उठते हैं उस टाइम का लार, बड़ी खतरनाक लार होता है, उसको पी जाइएगा पानी से, डाइजेस्ट में सुविधा करेगी। और एक होता है खाना खाने के बाद वाले लार, दोनों के पीएच मान अलग अलग होते हैं, ठीक है। हालांकि लार का पीएच मान आपको 6.4 के आसपास है, इतना याद रखिएगा। और दूध के पीएच मान भी इसी के अप्रोक्सीमेट में है। तो 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन क्या होता है? आपका लार का बहाव होता है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसमें लार में क्या क्या पाए जाते हैं? लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन, ये एंजाइम पाए जाते हैं। अपना जो लार है इसमें कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन 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 ऐसे याद कर लीजिए, डायस्टेज डायस्टेज डायस्टेज, म्यूलिन म्यूलिन म्यूलिन, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम का मूल काम है भोजन को पचाना, लेकिन ये सभी एंजाइम भोजन को पचाने में ही कार्य नहीं करते हैं। कुछ एंजाइम का काम है कीटाणुओं को भी मारना, है ना। और अपनी इन सभी जो मैं एंजाइम बताया हूँ, इन सभी एंजाइम में सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई एंजाइम होती है अपने अंदर, तो वो टाइलिन एंजाइम होती है सर्वाधिक मात्रा में, याद रखिएगा। लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो होती है, इनका मूल काम क्या है? लाइसोजाइम नामक एंजाइम का मूल काम है कीटाणुओं को मारना। अर्थात जो हम भोजन करते हैं, भोजन के साथ बहुत सारे ऐसे कीट आ जाते हैं जिनको मारने का काम कौन करता है? आपको लाइसोजाइम करता है। हालांकि लाइसोजाइम से को लाइसोसोम भी याद रखिएगा, वो अलग पार्ट आपको पढ़ाएंगे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपको टाइलिन और डायस्टेज, ये जो 2 एंजाइम होते हैं इनका मूल काम है स्टार्च को पचाना। स्टार्च बोले तो मंड क्या होता है? जैसे चोकर। अगर हम ऐसे सिंपल अगर आटा भी खा रहे तो उसमें भी स्टार्च जा ही रहा है। रोटी में भी स्टार्च की मात्रा होती है, गेहूं में भी स्टार्च की मात्रा होती है। तो उन मंड को पचाने में आपको कौन सा एंजाइम काम करता है? तो टाइलिन और डायस्टेज, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहीं ये साथ ही साथ शर्करा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। अगर आप चीनी या कुछ ऐसे मीठे चीज़ खाते हैं, चीनी कहने का सेंस सिर्फ चीनी से ही शर्करा नहीं होती है, आप फ्रूट्स भी खाते हैं ना, तो फ्रूट्स में भी जो मिठास होती है उन पार्ट को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में एक एनर्जी होता है, इससे ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। हालांकि ऊर्जा के मामले में मैं आपको बताया था पोषण पार्ट 1 में भी कि सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन 2 सेंस में याद रखना। एक होता है क्विक ऊर्जा, आपको जल्दी एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट लीजिए, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए काफ़ी लंबे समय तक अगर एनर्जी को रखना चाहते हैं बॉडी में तो आपको फैट को लेना पड़ेगा, बोले तो वसा में। क्योंकि एनटीपीसी में मैं बार बार हर वीडियो में बता देता हूँ, ये प्रश्न मुझे आया है कि सर्वाधिक मात्रा में एंजाइम पाया जाता है, शर्करा भी था और वसा भी था। मैंने शर्करा मार के आ गया, गलत हो गया, वसा होगा। हाँ, आपको इस अंदाज में पूछे कि अगर क्विक ऊर्जा के लिए, जल्दी एनर्जी पाने के लिए खिलाड़ी किस का यूज करते हैं, वसा या कार्बोहाइड्रेट का, तो आपको कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका म्यूलिन एंजाइम। ये म्यूलिन एंजाइम का मूल काम है भोजन को चिपचिपा बना देना, लसलसा बना देना, ताकि अगर हम रोटी खाते हैं, अगर सीधी खरी रोटी खाऊं और वो पेट में है तो गला को छिल देगा ना, छिल देगा। तो गला को एकदम लसलसा बनाने के लिए लेर टाइप से एकदम गिलगिला देने तक सड़ाक देकर घटक जाए ना, या किसी कोई कड़े चीज़ ही खाते हैं, मजबूत चीज़ जो खाते हैं, कोई मजबूत चीज़, और उसको भी लसलसा बनाने का काम यही अपना म्यूलिन एंजाइम करता है। इनको थोड़ा याद रखिएगा। एक है लार ग्रंथि जो होती है, वो लार ग्रंथि में 3 जोड़ी ग्रंथि होती है। ये भी पूछा जाता है कि लार में कितने जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, तो 3 जोड़ी। और इसमें सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई ग्रंथि है तो आपका पैरोटीड है, पैरोटीड ग्रंथि। पैरोटीड ग्रंथि को क्यों याद रखना है? क्योंकि जब पैरोटीड ग्रंथि
वायरस जनित हो जाता है, विषाणु से ग्रसित हो जाता है पैरोटिड ग्रंथि में, उस समय देखिएगा कभी ऐसा स्थिति आता है तो मुंह में सूजन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कि निनामा भै गेले मैथिली में, ठीक है। तो ये पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, जिससे गलसुआ बीमारी भी कहा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सांप में पैरोटिड ग्रंथि जो का होती है वो जहर की थैली का कार्य करता है, पॉइजन का कार्य करता है पैरोटिड ग्रंथि। तो ये मूल रूप से हमने लार ग्रंथि और मुख गुहा के देखे। हमारे मुख में लार के साथ साथ मैंने दांत बताया, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में, डालते हेडिंग दांत को। तो अब हम मुख गुहा के अंतर्गत जो लार ग्रंथि था उनको देखने के बाद अब हम लोग देख रहे हैं दांत को। ये तित दांत क्या है? हम लोग दांत का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात दांत की पढ़ाई को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और इसमें सर्वाधिक मात्रा में दांत में अगर कोई चीज़ पाया जाता है तो उसका नाम है आपको कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि दांत के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। और 10% योगदान जो होता है दांत बनाने में वह आपका कैल्शियम कार्बोनेट। हालांकि कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा, ठीक है, केमिस्ट्री की दृष्टि से। और शेष भाग जो होता है वो आपको कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो दांत के निर्माण में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट ये सर्वाधिक मात्रा में होती है। वहीं कैल्शियम क्लोराइड को भी देखे हैं और साथ ही साथ आप कैल्शियम कार्बोनेट को भी देखें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमको ये ध्यान में रखना है कि दांत में जो टूट फूट होती है या दांत किसी का झड़ जाता है तो इसका मेन रीजन क्या है, तो मेन रीजन है आपको फ्लोरीन है। फ्लोरीन में टिक आउट कीजिएगा जब भी परीक्षा में पूछा जाए कि दांतों का झड़न या दांतों की कमजोरी होना या दांत टूटना, इनका मेन रीजन क्या है, तो आपको फ्लोरीन के कारण। हालांकि चॉकलेट भी नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट से भी ऐसा हो जाता है क्योंकि चॉकलेट में जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दांतों की खराबी में मेन योगदान चॉकलेट का होता है, तो चॉकलेट क्यों नहीं सेवन करना चाहिए, तो जिंक की मात्रा होती है उसमें और वो भी दांत झड़न में योगदान देता है, ठीक है। आगे मानव के दांत में जो होती है वो दो परत होती है, एक होता है बाहरी परत और एक होता है आपका भीतरी परत। बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाहरी परत को एनामेल कहते हैं और भीतरी वाली जो पार्ट होती है उसे हम आंतरिक परत यानी आंतरिक वाली जो परत है उसको डेंटाइन कहते हैं। तो दांत में जो ये देखिए जो बाहर वाला पार्ट है उसे एनामेल कहते हैं और भीतर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। इनको याद रखिएगा। मानव शरीर के सबसे बड़ा मजबूत पार्ट अगर कभी भी पूछे तो ये दांतों की जबड़ा में जो मैंने बाहरी परत का चर्चा किया एनामेल का, ये मानव सिर्फ मुखारविंद मुख गुहा की बात नहीं बता रहा हूँ, पूरे बॉडी यानी मानव शरीर में अगर सबसे मजबूत पार्ट है तो आपको वो है एनामेल पार्ट, और यानी सबसे कठोर पार्ट। क्यों? क्योंकि ये पार्ट जो होता है आपको कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और जो दांतों को क्या करता है, आपको रक्षा करता है। नेक्स्ट है आपको डाइफोडोंट, यानी वैसा दांत जो जीवन में 2 बार आता है उसे हम लोग डाइफोडोंट कहते हैं। डाइफोडोंट बोले तो जो जीवन में 2 बार, जीवन में 2 बार कौन सी दांत आती है, दूध की दांत आती है। आपसे प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि दूध की दांत की संख्या कितने होते हैं, तो 20 होती है। एक होता है आपको मोनो, है ना, यहाँ मोनोफोडोंट, यानी जो अपने जीवन में एक बार दांत निकले, यानी मोनो का मतलब एक होता है, उसी को हम लोग मोनोफायोडोंट कहते हैं, ठीक है। और ये जिसको हम अकल के दांत यानी नॉलेज टीथ भी कहते हैं। परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि जो दूध की दांत होती है वो कितने वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, तो लगभग 10 से 12 वर्ष की उम्र में दूध की दांत टूट जाती है। साथ ही साथ नॉलेज टीथ कब आते हैं, तो अक्ल की दांत आपको 20 से 25 वर्ष की उम्र में आता है। ये भी कई बार रेंज परीक्षा में पूछ लिया जाए उम्र का, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब दांत के 4 भागों में बांट के अध्ययन करना है हम लोग को। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मानव के जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आपको 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक का नाम इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है
और आपका मोलर है। हम लोग पढ़ लेते हैं पहले इंसीजर को। इंसीजर को कृंतक के नाम से जानते हैं और इंसीजर को हम लोग नोज तिथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नाक के सामने की जो दांत होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नोज तिथ यानी इंसीजर। और इनका मूल काम क्या है? इनका मूल काम है इंसीजर का भोजन को काटने में योगदान देता है। प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि भोजन को काटने में कौन सी दांत मूल रूप से काम करता है, तो आपको इंसीजर भूलना नहीं कि मानव में इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 4 होता है आपको, दो दो ऊपर करके, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो टोटल कृंतक की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और शाकाहारी जो जीव होते हैं, चाहे वो जानवर हो या मानव में भी ज़्यादातर देखिएगा जो शाकाहारी होते हैं, सबका नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो डिपेंड होता है आपको वंशानुगत पर, लेकिन खासकर जानवरों में ऐसा देखने को मिलेगा जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी दांत जो चौड़ी होती है वो इंसीजर वाली दांत क्या होती है? चौड़ी होती है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जैसे इंसीजर पढ़े हैं उसके बाद हम लोग कैनाइन पढ़ते हैं, लिखते हैं कैनाइन को। तो इंसीजर के बाद अब हम लोग देखेंगे कैनाइन को। कैनाइन को हिंदी में रदनक के नाम से जाना जाता है और कैनाइन को आई तिथ कहते हैं। आई कहने का सेंस आँख। आँख के सामने वाले जो दांत होते हैं वो आपको कैनाइन होता है, रदनक होता है, इसलिए आई तिथ के नाम से जाना जाता है। और यह भोजन को चीरने फाड़ने में काम आता है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा दांत है या दांत का पार्ट है जो भोजन को काटने में काम आता है, तो वो आपका था इंसीजर। वहीं चीरने फाड़ने में जो योगदान देता है वो आपको दांत का कौन सा पार्ट है, तो कैनाइन है। मानव में कैनाइन की संख्या हो जाएगी 2 और 2 4, यानी कहने का सेंस 2 ऊपर और 2 नीचे, टोटल 4 हो जाएगा। और खासकर मांसाहारी जानवर में जब कैनाइन का जो पार्ट देखा जाता है वो नुकीला होता है। इनको थोड़ा आप स्मरण में रखिएगा। फिर वही हम लोग पढ़ते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर कहने का सेंस अग्रचवर्णक कहा जाए। अग्रचवर्णक माने आगे से चबाने वाला, और एक होता है मोलर जो अंतिम पार्ट कहा जाए। तो अग्रचवर्णक यानी इसको हम चिक तिथ भी कहा जाता है, अर्थात गाल की दांत, बोले तो गाल के सामने की जो दांत होती है वो आपका होता है प्रीमोलर। और यह भी ध्यान रखना है बच्चों में प्रीमोलर की संख्या 0 होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, इनको स्मरण में रखिएगा। और वयस्क में प्रीमोलर बोले तो अग्रचवर्णक की संख्या 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल आपको 8 देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं लास्ट, चौथा पार्ट है चवर्णक अर्थात मोलर। इसे हम विजडम तिथ कहते हैं, नॉलेज तिथ कहते हैं, बुद्धि की दांत कहते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और इसका भी कार्य होता है भोजन को चबाना। मोलर का भी काम क्या है? भोजन को चबाना। और बच्चों में यह भी नहीं के बराबर ही पाया जाए, लेकिन वयस्क में देखा जाए तो मोलर की संख्या ज़्यादा होती है, 6 और 6 12। प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि दांत की जो 4 वैरायटी है, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, इन चारों पार्ट में अगर सर्वाधिक मात्रा है तो आपको मोलर की संख्या है, अर्थात चवर्णक की संख्या है, अर्थात टोटल हो जाएगा आपको 12, और यह सर्वाधिक है। इनको अभी मैंने आपको रटा दिया। नोट में 1-2 बात याद रखिएगा। बच्चों में जो अग्रचवर्णक बोले तो प्रीमोलर पूर्णता नहीं होते हैं, परंतु अंतिम चवर्णक होते हैं, मोलर की थोड़ी सी संख्या होती है, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मानव जीवन में कुल 52 दांत होते हैं। कैसे 52 दांत होते हैं? यानी बच्चे की जो दांत होते हैं 20 दांत, वो 12 वर्ष की उम्र में टूट जाता है और फिर से 20 दांत निकल जाते हैं। तो 20 और 20 टोटल हो गया आपको 40 दांत। और 12 जो दांत होते हैं वो नॉलेज तिथ होते हैं, जो मैंने आपको मोलर में पढ़ाया। ये 6 और 6 12 सर्वाधिक मात्रा में, तो 40 और 12 टोटल हो जाएगा आपको 52 दांत। फिर से एक्सप्लेनेशन दूं, बच्चों में जो दूध की दांत होती है 12 वर्ष की उम्र में टूटता है 20 की दांत, 20 पुनः निकलता है, तो 20 हो गया 40। और 12 दांत आपको ऑलरेडी नॉलेज तिथ के रूप में आता है, बुद्धि दांत के रूप में आता है, तो 40 और 12 टोटल आपका 52 हो जाएगा। हालांकि मानव के गाल में यानी मानव के मुख में कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं, लेकिन पूर्ण जीवन में, पूरे लाइफ में उसको कितने दांत निकलते हैं? तो 52, बोले तो 52 दांत निकलते हैं। याद रखिएगा, पक्षियों की जो चोंच होती है वो दांत का ही रूपांतरण होता है, उसका रूप, यानी पक्षी की चोंच दांत के भांति कार्य करता है, उसको दांत नहीं होता, चोंच ही दांत का काम करता है। और हाथी के बाहर जो निकला हुआ दांत रहता है, हाथी में देखिएगा
बाहर से जो दांत निकलता है वो उनके ऊपरी यानी ऊपरी जबड़े का दांत होता है, और सेकेंड इंसीजर यानी दूसरी कृंतक उनका होता है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। डेंटल फॉर्मूला थोड़ा बढ़िया से समझिए। यहाँ जो मैं ICPMP लिखा हूँ, ये आपको आई का मतलब हो गया कृंतक बोले तो इंसीजर है, सी केनाइन है जिसको हम लोग रदनक कहते हैं, अब PM का मतलब प्रीमोलर और P का मतलब मोलर, समझिए। ये टोटल आपसे जब भी परीक्षा में पूछ लिया जाए प्रीमोलर और ये आपको मोलर कर दीजिए। यहाँ पे P ना लिख करके अगर मैं M लिख दूँ तो बेहतर रहेगा, कैपिटल M। तो इंसीजर केनाइन प्रीमोलर और ये हो जाएगा आपका मोलर। यहाँ भी हमें M कर दूँ तो आपको समझाने में मुझे सुविधा होगा, ठीक है। तो इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर और ये हो गया आपका मोलर। बेस्क में क्या फॉर्मूला है? बेस्क में 2 1 2 3, ये भी हो जाएगा 2 1 2 3। सर ये कैसे आता है डेंटल फार्मूला? मन में सोचिए। इंसीजर कृंतक की संख्या कितना था, हम क्या पढ़ाए थे शुरू में? 4 और 4 टोटल 8 पढ़ाए थे। वही केनाइन की संख्या कितना पढ़ाया हूँ? 2 और 2 4 पढ़ाया हूँ। प्रीमोलर की संख्या कितना पढ़ाया हूँ? 8 पढ़ाया हूँ। कहाँ है सर जी? तो प्रीमोलर है 4 + 4 = 8 है, और मोलर की संख्या आपको 12 है, जो आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो ये टोटल दांत जब लिख दीजिएगा, यहाँ भी वही काम है, जो ऊपर है वो नीचे है, उनमें आप 4 से भाग दे दीजिएगा तो आपको ये डेंटल सूत्र निकल जाएगा। किसी बच्चे को डेंटल सूत्र अगर याद ना रहे, भूल जाए, तो कम से कम इतना तो जरूर याद रखे कि कृंतक की संख्या कितना है, केनाइन कितना है, मोलर कितना है, प्रीमोलर कितना है, और उसमें आप 4 से भाग दे दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। सेम बच्चों की डेंटल सूत्र है 2102 2102। कैसे आया? बच्चों में भी इंसीजर 8 होते हैं, केनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर की संख्या मैंने बिल्कुल नहीं पाया जाता, बोले तो 0 लेना है, और मोलर की संख्या 8 होते हैं, और उनको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो टोटल आपको कितना आ जाएगा? 2102 2102। सर इसमें 8 क्यों होता है? यहीं पर बताया था ना कि अंतिम अंतिम चवर्णक होते हैं बच्चों में। तो ये हो गया आपको डेंटल फार्मूला बच्चे और वयस्क की। दंत सूत्र द्वारा बोला जाता है कितना भाग दिखाया जाता है? तो मैंने 4 से भाग दिया ना, यानी 1/4 पार्ट ही आपको दिखाया जाता है दंत सूत्र द्वारा। और जानवर की जो ऊपरी जबड़ा में पूछा जाता है दांत होता है कि नहीं होता है, तो जब देखिएगा भैंस वगैरह सबको खाते हुए तो उनके ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होती, इनको याद रखिएगा। स्तनधारी जंतु में अगर देखा जाए, खासकर शुअर और घोड़ा में, दोनों की संख्या में अगर देखा जाए दांत की कितना होता है, तो सर्वाधिक बोले तो 44 होता है। हालांकि मच्छरों में दांत की संख्या 47 होते हैं, और गाय में भी 32 दांत की संख्या होती है। उम्मीद है आप इनको समझे होंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मैंने आपको दांत पढ़ा दिया। अब हम आगे की पार्ट देखते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले पार्ट का, वो है आपका ग्रास नली। कई बार ग्रास नली भी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। जो अपना मुख गुहा है ना, और आमाशय का मतलब ये अपना पेट हो गया, तो मुख गुहा से आमाशय को जोड़ने में अगर पूर्ण योगदान है तो उसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। और इनका जो देखा जाए कि मूल काम पाचन का, ऐसा कुछ नहीं है, ये पाचन का काम नहीं करते हैं। तो ग्रास नाली के बारे में आपको इतना ही जानना है। मूल रूप से हमें आमाशय को जानना है। अगर पेट को बढ़िया से जान गए, स्टोमक को, क्योंकि स्टोमक से रिलेटेड ढेर सारा ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। याद रखिएगा, यह थैलीनुमा आकृति का है। पेट जो है कैसा है? थैलीनुमा आकृति है, और इसको 3 पार्ट में हम बांट दिए, एक ऊपर वाला पार्ट, एक बीच वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। यही समझिए पेट को बांट दिया यहीं पे, ठीक है। और यह भोजन को संग्रहित करने का काम करता है, अर्थात भोजन को रोक करके जमा करने का काम करता है, और भोजन को साथ ही साथ ये पचाने का भी काम करता है। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आमाशय को कुल मिलाकर के 3 भाग में बांटे हैं। तीनों भाग का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। एक है आपको कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। फिर से कार्डियक, ऊपर वाले पार्ट जो होता है उसको हम कार्डियक कहेंगे, बीच वाले पार्ट को हम लोग फंडिक बोलते हैं, और अंतिम जो पार्ट होता है उसको हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कार्डियक के बारे में। कार्डियक में क्या होता है, यहाँ से
HCl नाम का एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम कहते हैं। तो HCl अम्ल निकलता है और यह HCl अम्ल सबसे पहले टाइलिन के प्रभाव को मारता है। ये टाइलिन क्या है सर? लार ग्रंथि में आप पढ़े थे ना, तो वो जो टाइलिन जो मिलता था, तो उन टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करने का योगदान किसका है? आपको HCl का है। साथ ही साथ यह HCl जो कीटाणु अगर लार नहीं मार पाया उनको भी मार देता है। कौन? HCl। और भोजन को ये खट्टा बनाता है, बोले तो अम्लीय बनाने का काम करता है। कौन? HCl। तो कार्डियक से कौन सा चीज निकला आपका? HCl। साथ ही साथ ये HCl जो अम्ल है ये एंजाइम की एक्टिविटी यानी जगा देता है। पचाने की जो कैपेसिटी होती है एंजाइम की, इसको जगाने का काम भी आपको HCl करता है। तो उम्मीद है कि आप कार्डियक पार्ट को समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे फंडिक पार्ट। ये फंडिक पार्ट क्या है? यह बीज का भाग होता है और इसमें कांटेनुमा, कांटेदार तरीका का एक रचना होती है। उस संरचना को हम रूजी कहते हैं। अगर पेट में अगर भोजन है तो ठीक है, अगर भोजन नहीं हुआ तो ये रूजी क्या होता है? खड़ा हो जाता है। और जब ये खड़ा हो गया तो ये पेट में चूहन जैसा महसूस कराता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपने मिथिलांचल लौकिक भाषा में कि पेट में बिलाई कूद गई है। पेट में बिलाई नहीं कूदकता है, उनको भोजन जब पेट में नहीं रहा आपके बॉडी में तो वो खड़ा हो जाता है, जिसके वजह से वो पेट में चुभने लगता है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो हम लास्ट वाले पार्ट देखेंगे ये अपना पाइलोरिक। पाइलोरिक का मूल काम क्या है? इसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। पाइलोरिक वाले पार्ट में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है, एक लिक्विड निकलता है जिसे हम जठर रस कहते हैं, ठीक है। और जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो समझिए ऐसे व्यक्ति को एक बीमारी हो जाता है जिसे हम गैस्ट्रिक कहते हैं। इसलिए जठर ग्रंथि से जठर रस निकलते रहना चाहिए, ठीक है। इस रस में टैनिन और पेप्सिन दो चीज पाया जाता है। कौन कौन चीज मैंने बोला? सॉरी, टैनिन नहीं, रेनिन है। रेनिन और पेप्सिन दो चीज पाया जाता है। रेनिन का काम क्या है? दूध को पचाना, ठीक है। बच्चों में रेनिन का अभाव होता है जिसकी वजह से वो दूध को सही से नहीं पचा पाता है। वो दूध को दही में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, याद रखिएगा। तो रेनिन दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है। या दूध में उपस्थित केसीन है ना, दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। फिर से बताऊं, रेनिन का काम क्या है? दूध में जो कैसीन नामक प्रोटीन, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दूध जो उजला होता है इनका मूल वजह क्या है? तो दूध के उजला होने का मूल वजह कैसीन नामक प्रोटीन से होता है। और कैसीन प्रोटीन को अगर वो कैल्शियम पारा कैसिनोट में, कैल्शियम पारा कैसिनोट में बदल देता है तो वह योगदान आपका रेनिन का है। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखना है कि पेप्सिन है ना, प्रोटीन को, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाता है और ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में रेनिन बदलता है या पेप्सिन? तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, PPP ऐसे करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट है, भोजन आमाशय के बाद कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। अब जो भोजन की स्वरूप होती है वह कैसी स्वरूप हो जाती है? ये काइम का रूप ले लेता है, एकदम पिसाया हुआ टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो हमने स्टोमक को देखे और ग्रास नली को देखे। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले पॉइंट को, अगले पार्ट को देखते हैं। लिखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो अब हम देखते हैं छोटी आंत को। ये छोटी आंत क्या है? भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है ना, वो आपको छोटी आंत में ही जाकर के होता है, इनको याद रखेगा। और छोटी आंत के कुल मिलाकर के 3 भाग होते हैं। 3 भाग में कौन कौन सा भाग है? एक आपको होता है पक्वास्य, जो आपको हम आगे बताएंगे। दूसरा होता है आपका जेजुनम और एक होता है आपका इलियम। ये तीनों को पढ़ना है अपने लोगों को, पक्वास्य, जेजुनम और इलियम। ये तीनों कौन सी पार्ट है? तो अपने छोटी आंत का पार्ट है। इसी जगह आप लीवर को पढ़ लीजिए। कभी कभी एग्जाम में लीवर से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि अगर पूछा जाए तो कौन होता है? वो आपका लीवर। लेकिन मानव का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो वो होता है आपका त्वचा। दोनों प्रश्न बड़ी कन्फ्यूजन है। मानव का सबसे बड़ा अंग त्वचा, मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर,
मानव के सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है। 3 बड़ी बड़ी पर थोड़ा सा डिपेंड याद रखिएगा। और मानव की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी होती है और उसका नाम स्टेपी होता है, तो याद रखिएगा। और लीवर का कभी वेट भी पूछ ले तो 1.5 kg होता है और यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्से को पुनर्निर्माण खुद कर लेते हैं। कौन? लीवर। यानी बॉडी में ये भी पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको पुनर्निर्माण उसका, यानी जब क्षतिग्रस्त हो जाए ना तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है, तो वो आपका नाम हो जाएगा उसका लीवर का। इनको थोड़ा याद रखिएगा। और यहाँ से लीवर से क्या होता है, यकृत से पित्त बाहर निकलता है। इस पित्त को हम लोग इंग्लिश में BILE बाइल कहते हैं, याद रखिएगा। पित्त कहाँ से निकलता है? तो पित्त निकलता है आपको लीवर से। और जमा कहाँ जा कर के होता है? तो पित्ताशय में। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहीं पर हम पित्ताशय को भी पढ़ लेते हैं। यानी पित्ताशय में यकृत से जो पित्त बाहर निकलता है वो कहाँ जा कर के जमा होता है? आपको पित्ताशय में। साथ ही साथ इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है, पित्ताशय यकृत को ठीक नीचे होता है, लीवर के जस्ट बगल में क्या होता है? आपका पित्ताशय होता है। और पित्ताशय में जब स्टोन हो जाए, पत्थर हो जाता है, तो ये ठीक नहीं होता है, यानी उस पार्ट को काट करके बाहर कर दिया जाता है। तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पित्त को पढ़ना। ये पित्त क्या होता है सर? पित्त कहने का सेंस यह एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायक है। जैसे HCl अम्ल था ना, सेम काम आपका पित्त कर रहा है। लेकिन HCl अम्ल क्या था? HCl जो था वो अम्लीय था और पित्त जो होता है आपका वो क्षारीय होता है। इनको थोड़ा याद रखिए, यहाँ भी लिख भी दिए है। यह भोजन को क्षारीय बना देता है। भोजन को क्षारीय बनाने का सेंस, क्योंकि ये ऑटोमेटिक खुद क्षारीय होता है, इसलिए भोजन को क्षारीय बना देता है। और पित्त का जो pH मान होता है, जब ये क्षारीय है, अम्लीय चीज़ का जो pH मान होता है वो आपको 0 से लेकर के 7 तक होता है। वहीं क्षारीय का मान 7 से ज़्यादा यानी 14 तक होता है। तो ये 7.8 से लेकर के 8.5 तक पित्त का मान ये pH वैल्यू होता है। और जब अपना भोजन पेट में जब आ गया रहता है और भोजन एक कायम का रूप ले लिया रहता है, यहाँ लिख भी दिए हैं, तो उसमें उपस्थित जो वसा होता है, फैट जो होता है, उस फैट को, वसा को तोड़ने का काम कौन करता है? आपका पित्त करता है। और इसी क्रिया को हम लोग पाइसीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम इम्प्लिसिफिकेशन भी इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। पक्वास्य यानी ग्रहणी को, डोडिनम को पढ़िए। यह छोटी आंत का पहला भाग है। माने अब हम जो छोटी आंत पढ़ रहे हैं ना, छोटी आंत के पहला भाग है कौन? पक्वास्य। हालांकि आपको बता भी दिए थे कि छोटी आंत के टोटल 3 भाग पढ़ रहा है, जिसमें हम लोग पक्वास्य का शुरुआत कर दिए। इसको आप फर्स्ट कर लो, ठीक है। और यह छोटी आंत का पहला भाग है। और आमाशय के बाद यानी पेट में जो भोजन होते हैं ना, भोजन इसी में आकर के रहता है और यही भोजन में पित्त मिलती है। यानी आमाशय में ही, पक्वास्य में ही आकर के क्या होता है, यहाँ भोजन में क्या मिलता है? आपका पित्त मिलता है और वह क्षारीय बना देता है। ग्रहणी में यानी पक्वास्य में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें 2 प्रकार का हार्मोन होता है। ये ध्यान रखिएगा। वो कौन सा दोनों हार्मोन होता है? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कौन 2 हार्मोन होता है? इन दोनों हार्मोन को हम अभी बताते हैं आपको, ठीक है। लिखते हैं हार्मोन को। तो पक्वास्य में उपस्थित जो अपना 2 एंजाइम है, जिसमें एक है अपना कोलेसिस्टोन काइनिन है और दूसरा है आपका सिक्रेटिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोलेसिस्टोन काइनिन। ये एंजाइम क्या करता है? यह पित्ताशय को पित्त निकालने के लिए मतलब उसको उत्तेजित करता है। हालांकि पित्त जो निकलता है अपना लीवर से, यकृत से, जमा होता है पित्ताशय में, लेकिन पित्ताशय से भी तो बह के जाना चाहिए ना भोजन की ओर। तो उसमें आपको उसको उत्तेजना अगर प्रदान करता है तो वो है आपको कोलेसिस्टोन काइनिन, ठीक है, ताकि भोजन क्षारीय हो सके। वहीं सिक्रेटिन की बात मैं बताऊं, ये दूसरा एंजाइम है और यह अग्न्याशय वाले जो पार्ट है उनको कहता है कि आप अग्न्याशयी रस निकालिए, ताकि ये अग्न्याशयी रस भी निकल करके भोजन को क्या करे? सरलता से पचा सके। एक नोट याद रखिएगा, अग्न्याशय में भी 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं और इसीलिए इसको सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं।
अग्न्याशय से जो 3 एंजाइम निकलते हैं। हालांकि ट्रिकी वे में इसको हम लोग लेट से याद रख लेंगे जो 3 एंजाइम निकलेगा। जैसे एल से हो जाएगा लाइपेज, ए से हो जाएगा इमाइलेज और टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन। अब इन तीनों एंजाइम का क्या क्या योगदान है अपने बॉडी में उनको पढ़िए। ट्रिप्सिन क्या करता है, यह प्रोटीन जिसको हम पेप्टोन में बदले रहते हैं उस पेप्टोन को शर्करा में उस पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है ना। तो प्रोटॉन को यानी प्रोटीन माने पेप्टोन और पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलने का काम कौन करता है आपको, ट्रिप्सिन एंजाइम। जो किसका ये एंजाइम है, तो ये आपको निकलता है आपको अग्न्याशय से। अग्न्याशय का दूसरा है आपका इमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च यानी मंड को शर्करा में तोड़ने का काम करता है, तो कौन है आपका इमाइलेज। वहीं लाइपेज की बात करूं तो यह पीत द्वारा पैसीकृत जो अपने लोग भोजन को इमलिफिकेशन जो कर दिए, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, पैसीकृत जो कर दिए थे उनको वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जो आपका पैसीकृत जो वसा है उनको तोड़ करके किस में बदल देता है, तो ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में। और ये काम किसका, आपको लाइपेज का। तो ये तो मैं ट्रिक आपको बता ही दिया। अब हम बॉडी के जो नीचे वाले पार्ट था अपना छोटी आंत का, जिसमें हम एक पार्ट तो आपको बता दिए जिसको हम पकवास कहते हैं। दूसरा अपना है जेजुनम। ये जेजुनम क्या करता है, इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है जेजुनम में। ग्रहणी माने पकवास्य हुआ, तो ग्रहणी के बाद यानी पकवास्य के बाद भोजन कहाँ आकर के रुकता है, तो जेजुनम में आकर के रुकता है। और जेजुनम के बाद कहाँ चला जाता है, ये इलियम में चला जाता है। तो हम जो छोटी आंत के 3 पार्ट पढ़ाना है हमको, जिसमें आपको एक पार्ट आपको पकवासी बता दिया, दूसरा जेजुनम बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और तीसरा अब हम लोग पढ़ेंगे इलियम के बारे में। तो लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना इलियम को। तो अब हम लोग इलियम को देखेंगे कि इलियम क्या है। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है और यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों कार्य क्या होता है, इलियम से प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ से कई प्रकार के आंतरस निकलते रहते हैं इलियम से। ठीक है, इन सभी आंतरस को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, सक्कस के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इंट्रिकस भी कहते हैं। इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उन सभी एंजाइमों में जैसे कि मैं पहला लिखा हूँ इरेप्सिन। ये इरेप्सिन क्या है, इरेप्सिन का मूल काम क्या है, प्रोटीन को पचाना। वहीं आपसे दूसरा है यहाँ पे लाइपेज। लाइपेज का काम है वसा को पाचन करना, यानी वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में तोड़ने का काम है लाइपेज का। माल्टेज क्या करता है, माल्टेज करता है माल्टोज में बदलता है। साथ ही साथ ये सुक्रेज जो है, यह सुक्रोज यानी चीनी को पचाने का काम सुक्रेज करता है। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज को पचाने का काम करता है। जब दूध या फैट वाली चीज़ जो खाइएगा दूध में खासकर, तो वो लैक्टोज को पचाने का काम आपका लैक्टेज करता है। एक नोट याद रखिएगा, छोटी आंत का जो अंतिम भाग है ना इलियम, ये उंगली जैसी इनकी रचना पाई जाती है जिसे हम विलाई कहते हैं। और यह अवशोषण का कार्य करता है, इनको ध्यान रखिएगा। विलाई अगर कभी पूछ दे तो क्या है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम 1-2 स्टार को देखेंगे। भोजन के तुरंत बाद मुझे अधिक जल हम लोगों को नहीं पीना चाहिए। यदि भोजन के तुरंत बाद अगर अधिक जल पी लेते हैं तो इससे क्या होता है, एंजाइम आपका पतला कर देगा भोजन को, एंजाइम पतला हो जाता है और इससे भोजन सही से नहीं पच पाता है। वहीं भोजन करने के कुछ समय बाद हम लोगों को अचानक देखिएगा कि नींद आने लगता है। कारण क्या है, बॉडी का संपूर्ण जो ब्लड होते हैं वह स्टोमक बोले तो पेट में चला आता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। और यहाँ पे मस्तिष्क में ब्लड उस हिसाब से रह नहीं पाता पूर्ण रूपेण, जिसके वजह से क्या है, ऑक्सीजन की सही आपूर्ति नहीं हो पाती है। ब्लड ही तो ऑक्सीजन और ब्लड का बड़ी रिलेशन है। ऑक्सीजन नहीं तो ब्लड कैसे रनिंग करेगा, और ब्लड नहीं तो ऑक्सीजन, है ना, दोनों का संबंध है, याद रखिएगा। तो ये क्या करता है, अधिकांश रस आमाशय में मांसपेशियों को में चला जाता है और मस्तिष्क में रस की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम लोगों को क्या होता है, नींद आने लगता है। छोटी आंत यानी इलियम, छोटी आंत के हम इलियम पार्ट में बात कर रहे हैं। इलियम से भोजन को निकाल करके हम काइल का रूप कर लेते हैं और ये काइल का रूप कहाँ बन करके चला जाता है, अब बड़ी आंत में। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
अब हम लोग छोटी आंत के संपूर्ण पाठ को देख लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। लिखते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतिम पार्ट में हैं, यानी यह है अपना बड़ी आंत। यह भोजन का पाचन नहीं करता है, इसमें केवल क्या होता है, जल का क्या होता है, अवशोषण होता है, और इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है। इसका मुख्य भाग है आपको सीकम है, कोलोन है, रेक्टम या मलाशय कहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ चला जाता है, आपको छोटी आंत के बाद बड़ी आंत के सीकम वाले पार्ट में प्रवेश कर जाता है, और सीकम पेट के दाहिनी ओर होता है। अपना ये पेट है ना, तो पेट के दाहिनी ओर होता है। इसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। सीकम के नीचे क्या होता है, अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स में अगर धोखा से, हालांकि अपेंडिक्स अपने शरीर का अवशेषी अंग है, और अपने शरीर के अवशेषी अंग में अगर अपेंडिक्स में कभी भोजन फंस गया तो पूर्ण अपेंडिक्स को काट करके क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। अवशेषी अंग क्या होता है, अवशेषी अंग यानी मानव शरीर का वह अंग जो बिना काम का हो, उसका कोई काम नहीं, वही अवशेषी अंग है। जैसे अपने कर्ण पल्लव जो हो गया, ये अवशेषी अंग के अंतर्गत आ जाएगा। बाल जो है तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, अवशेषी अंग के अंतर्गत। अपेंडिक्स क्या है, यह भी अवशेषी अंग। तो हम बता भी दिए हैं यहाँ पे नोट में लिख करके, वैसा अंग अवशेषी अंग है जो शरीर को में तो होता है परंतु काम का नहीं होता है। जैसे अपेंडिक्स हो गया, थर्ड मोलर हो गया, प्री मोलर हो गया, कर्ण पल्लव हो गया, त्वचा हो गया, बाल हो गया, ये सभी को हम अवशेषी अंग कहेंगे। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता, बताए दिए हैं। अब कोलोन को देख लेते हैं। इसमें जल का अवशोषण होता है। जब भी बड़ी पार्ट का आंत है तब तो ये जल का अवशोषण करेगा ही करेगा। और इसमें म्यूकस का निर्माण होता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस भोजन को चिपचिपा बना देता है। चिपचिपा बना के धकेल के कहाँ ले जाता है, मलाशय में। यहीं पर हम मलाशय को भी देख लेते हैं। मलाशय क्या करता है, उसको अवशिष्ट के रूप में प्राप्त कर लेता है, और प्राप्त करने के बाद गूदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसी टाइप से आपको हम, जैसे कि जैव प्रक्रम के ये पोषण चैप्टर आपको बता दिए हैं, ऐसे आपका सेकेंड पार्ट आएगा श्वसन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज़रूर कमेंट करके आप कमी भी बताना कि कहीं कहीं कमी भी होता है, क्योंकि उस हिसाब से अभी हम डील नहीं कर पा रहे। अपने पास बहुत सारा चीज़ का अभाव होता है इस वजह से, ठीक है। तो लेते विदा आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।